केमिस्ट्री 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 कितना बेकार सब्जेक्ट है, कुछ समझ नहीं आता है। यही प्रॉब्लम है ना आप लोगों के साथ भी कि क्लास 10 की केमिस्ट्री तो स्टार्ट कर दी है बट कुछ समझ नहीं आ रहा है। डोंट वरी, आई एम हियर टू हेल्प यू। वेलकम टू विद्याधारा एंड दिस इज मी अस्मिता सक्सेना एंड टुडे वी विल बी लर्निंग अबाउट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। पर इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है, आने वाले सब्सिक्वेंट पार्ट्स में आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स डाइव डीपर इनटू माय केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो गाइज लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली डेफिनेशन जो इस चैप्टर में है वो है केमिकल रिएक्शन की। व्हेनेवर अ केमिकल चेंज अकर्स अ केमिकल रिएक्शन इज सेड टू अकर। इसका क्या मतलब है? आप सबने 9th क्लास में फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस देखा होगा। फिजिकल चेंज का मतलब होता है चेंज इन द फिजिकल स्टेट और चेंज इन द अपीयरेंस। फॉर एग्जाम्पल, चेंज ऑफ वाटर इनटू आइस, दैट इज लिक्विड टू सॉलिड. However, a chemical change means there is a change in the chemical composition of a substance. Okay, for example, conversion of milk into curd or formation of magnesium oxide formed by the reaction of magnesium ribbon and oxygen that is present in the air. Okay, so how will we judge कि कोई chemical reaction हुआ है? उसके लिए 4 characteristics आपकी बुक में दिए हैं. The first is change in state, second change in color, थर्ड चेंज इन टेम्परेचर एंड फोर्थ इज द एवोल्यूशन ऑफ गैस. अब इसके एक एक करके एग्जाम्पल्स देखते हैं. सो द फर्स्ट वन इज चेंज इन स्टेट. दैट इज देयर इज बीन अ चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस और गैस टू सॉलिड और वाइस वर्सा. ओके, सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज अमोनिया गैस रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन क्लोराइड गैस टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड क्रिस्टल्स. अभी आपको सिंबल्स और उनकी बैलेंसिंग नहीं पता है, इसके लिए मैंने इसे वर्ड फॉर्म में लिखा है, बट जब हम इसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो वो ऐसे होगा. NH3 दैट इज अमोनिया, G रिप्रेजेंट्स द गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस where again G represents the gaseous state, and ammonium chloride crystals that is NH4Cl which is present in the solid state. Okay, so ये बनेगा ammonia gas reacts with hydrogen chloride gas to form ammonium chloride crystals. I hope it's clear. The next that we'll see will be change in color. Change in color को represent करता है colorless lead nitrate which on reaction with potassium iodide forms yellow precipitate of lead iodide and colorless potassium nitrate. The next reaction will take into consideration the change in color, which means कि अब इस reaction ने भी अपना असली रंग या true color दिखा दिया है. For example, colorless lead nitrate on reaction with potassium iodide forms a yellow precipitate of lead iodide and colorless potassium nitrate. ठीक है, फिर the next will show the evolution of a gas. Okay, for example, zinc metal reacts with hydrochloric acid to evolve hydrogen gas. Okay, so zinc metal है, ये react करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, क्या फॉर्म करने के लिए? जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर. ये सब आपको धीरे धीरे सेकेंड चैप्टर में भी क्लियर होगा जब आप देखोगे कि मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं आपस में. नाउ द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक वाज चेंज इन टेम्परेचर. सो सम रिएक्शंस पास हीट व्हाइल सम एब्जॉर्ब देम. अब जैसे हम खाना बनाते हैं तो उसमें जो हम जो कुकिंग या वेजिटेबल्स कुछ भी डालते हैं कुकिंग के लिए, तो उसमें क्या होता है, हमें हीट पास करनी पड़ती है. ठीक है, तो उसमें भी टेम्परेचर चेंज हो जाता है. ठीक है, और कुछ रिएक्शन होते हैं जो हीट इवॉल्व करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब एक एसिड किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करता है तो वो जनरली बहुत हीट इवॉल्विंग रिएक्शन होता है. ओके, उनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. कमिंग टू द लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर विच मीन्स केमिकल इक्वेशन. तो अब केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस यूजिंग सिम्बल्स एंड फॉर्मूला इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन. ओके, तो कुछ नहीं होता है, केमिकल रिएक्शन जैसे होता है उसको जब हम उसके सिंबल्स की फॉर्म में लिख देते हैं तो वो केमिकल इक्वेशन बन जाती है. मतलब कि जैसे हम पूरी डिस्क्रिप्शन दे रहे थे ना अभी, जिंक मेटल रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म जिंक क्लोराइड, हम वैसे ना लिख के सिर्फ जिंक का सिंबल लिख दें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिंबल लिख दें और जो जिंक क्लोराइड बना उसका फॉर्मूला लिख देंगे तो हमें केमिकल इक्वेशन बन जाएगी. ठीक है, केमिकल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन को ही केमिकल इक्वेशन बोलते हैं. ओके, now the substances that undergo a chemical reaction are reactants which are written on the left hand side or the LHS with a plus sign between them, while the product is written on the RHS that is the right hand side. जैसे कि एक hypothetical equation मानी थी मैंने, a plus b form c.
इसमें ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं, वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे हैं तो उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और सी राइट हैंड साइड पे लिखा है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं. नाउ द ट्रांजिशन फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इज डिपिक्टेड बाय एन एरो हेड विच इज दिस. इसका क्या है, डायरेक्शन दिखाता है रिएक्शन का, ठीक है, कि ए प्लस बी मिलकर ये बना रहे हैं, ये आफ्टर है, ओके, बिफोर नहीं है. नाउ द ट्रांजिशन इज डिपिक्टेड बाय एन एरो हेड और दिस सिंबल. इसका एग्जाम्पल आपकी बुक में जो हमने सबसे पहले लिया था वो था मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो सेम चीज यहाँ पर है, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्सीजन का सिंबल O2 और MgO इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर पॉपअप होगा कि यहाँ पर तो ऑक्सीजन के 2 एटम है पर यहाँ सिर्फ एक है. एग्जैक्टली और ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है. इक्वेशन गलत नहीं है, इक्वेशन का जो नॉर्मल स्टेट है वो यही है जो उसका रॉ हम स्टेट लेते हैं, पर ऑफ कोर्स हमें इक्वेशन को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए. सो द इक्वेशन वेयर द नंबर ऑफ एटम्स इज डिफरेंट ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड इज कॉल्ड एज एन अनबैलेंस्ड और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. ठीक है, जिस इक्वेशन में जो एटम्स हैं उनका नंबर LHS और RHS पे इक्वल ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड या स्केलेटल इक्वेशन. ये इन 2 रिएक्टेंट्स में से अगर एक का भी नंबर बैलेंस नहीं होगा तो भी वो अनबैलेंस्ड ही कहलाएगा. जैसे अगर Mg यहाँ पर 1 है और यहाँ भी 1 ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ठीक था, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन तो यहाँ 2 है ना और 1 है तो ये अनबैलेंस्ड हो गई. तो इस पूरी इक्वेशन को ही अनबैलेंस्ड कहेंगे, एक एटम को अनबैलेंस नहीं कह सकते. बैलेंस्ड इक्वेशन और उसकी बैलेंस्ड इक्वेशन कैसे बनती है या उसको बैलेंस्ड इक्वेशन क्यों कहते हैं, क्यों नेसेसरी है, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. But before that, I need you to answer this question, which will test your knowledge regarding the subject. तो आपके लिए सबसे बेसिक और सिंपल क्वेश्चन यही है, write a chemical equation for the following reaction, which is sodium react with hydrochloric acid to give sodium chloride. ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और इसको आपको अपने आप अटेम्प्ट करना है. बैलेंसिंग आपको नहीं करनी है, सिर्फ एक रॉ इक्वेशन मुझे देनी है कमेंट सेक्शन में. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू सब्सक्राइब. थैंक यू. So let's move to the next topic, that is balancing of a chemical equation. Now, according to law of conservation of mass can neither be created nor be destroyed. So the number of atoms should be equal before and after the reaction. इसका मतलब ये है कि जितने एटम्स रिएक्शन से पहले हमने लिए हैं उतने ही एटम्स रिएक्शन के बाद भी प्रोडक्ट में होने चाहिए. ठीक है, इसके लिए एक एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल, जिंक प्लस H2SO4 फॉर्म्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस. तो इसके अंदर जो LHS साइड है या रिएक्टेंट साइड है उसमें जिंक का 1 एटम है, यहाँ पे भी जिंक का 1 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन के 2 ही एटम्स हैं, सल्फर का 1 एटम है, इधर भी सल्फर का 1 एटम ही है, ऑक्सीजन के 4 है तो इधर भी 4 है. सो द नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल ऑन बोथ साइड्स एंड दस इज कॉल्ड एज अ बैलेंस्ड इक्वेशन. ठीक है, अब ये तो हमें बैलेंस्ड इक्वेशन मिल गई, पर अब हमें अगर कोई नई बैलेंस्ड न्यू इक्वेशन को बैलेंस करना है तो वो कैसे होगा, उसके लिए भी एक एग्जांपल देख लेते हैं. सो फर्स्ट एग्जांपल इज Fe प्लस H2O फॉर्म्स Fe3O4 एंड हाइड्रोजन गैस. तो अगर हमें क्वेश्चन आए एग्जाम में कि हमें इसको बैलेंस करना है तो उसको कैसे करेंगे. पहला स्टेप है ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड एटम्स. इस स्टेप को आपको एग्जाम में करने की नीड नहीं होगी क्योंकि आपको ये 3 मार्कर में आएगा, तो 3 मार्कर में वो आपसे सिर्फ इक्वेशन की बैलेंस फॉर्म मांगेंगे और कुछ आगे के स्टेप्स मांगेंगे. ये स्टेप इनिशियल टाइम में बेटर है जब आप इनिशियली 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करें, ताकि आपको एटम्स को आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ, अनलाइक उनको आप जंबल कर दो. ठीक है, तो पहला स्टेप यही होगा कि इन एटम्स को डीमार्केट कर दीजिए इन बॉक्सेस को ड्रॉ करके. नाउ मूविंग टू द स्टेप नंबर 2. अब स्टेप नंबर 2 के लिए हमें उस इक्वेशन में जितने भी एटम्स हैं उन सबको एक टैबुलर फॉर्म में लिखना है. ठीक है, जैसे हमारी उस इक्वेशन में थे Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. ओके, तो LHS में Fe का सिर्फ 1 एटम था, पर RHS यानी रिएक्टेंट साइड पे उसके 3 एटम्स थे. फिर हाइड्रोजन के प्रोडक्ट साइड रिएक्टेंट साइड पे 2 एटम थे और प्रोडक्ट में 2 थे. ऑक्सीजन जब हमने रिएक्शन के पहले लिया था तो सिर्फ 1 ही एटम था, पर प्रोडक्ट में वो 4 हो गया. ठीक है, इससे आपको पता लग जाएगा कि आपके पास जितनी वो इक्वेशन दी है उसमें क्या डेटा मिल रहा है और क्या एटम्स हैं. ओके, नाउ मूविंग टू स्टेप नंबर 3. स्टार्ट विद द कंपाउंड विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स. इन दिस कंपाउंड सिलेक्ट एलिमेंट विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम. सो इसमें हमारे प्रोडक्ट में Fe3O4 था. ठीक है, जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स थे जो थे 7. 3 + 4 7.
अब हमें इसमें इस स्टेप के अकॉर्डिंग इस कंपाउंड में उस एलिमेंट को सिलेक्ट करना है जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है। तो वो इसमें ऑक्सीजन है क्योंकि उसके 4 एटम्स हैं। तो हम उसको फिर एक टैबुलर फॉर्म में लिखेंगे जैसे और ऑक्सीजन एटम, फिर रिएक्टेंट और फिर प्रोडक्ट। तो इनिशियली ऑक्सीजन का सिर्फ एक रिएक्टेंट था, एक एटम था रिएक्टेंट साइड पे, और प्रोडक्ट पे वो 4 हो गया। बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बैलेंस का मतलब है इक्वल करना। तो हम यहाँ पर रिएक्टेंट साइड को से इक्वल कैसे कर सकते हैं? सिर्फ एक है, हमें 4 चाहिए, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। आफ्टर दिस बैलेंसिंग के बाद क्या हो जाएगा? Fe प्लस 4H2O फॉर्म्स Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। ओके, अब आपको इसमें ये ध्यान ज़रूर रखना है कि अगर आपने एटम्स लिए हैं ना, तो अगर आपको बैलेंसिंग करनी है, जैसे 4 है तो हमें इसमें बैलेंस तो सिर्फ ऑक्सीजन के एटम को करना था और हमें रिएक्टेंट साइड पे करना है। तो ऑक्सीजन यहाँ अकेला नहीं है, हाइड्रोजन के साथ है, एक वाटर फॉर्म में है। ओके, तो हम इसमें ये नहीं कर सकते कि H2O4 डाल दें, वो गलत हो जाएगा। हमें 4 को बाहर ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस पूरे कंपाउंड के। ठीक है, हम इसको H2O4 नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। पूरे कंपाउंड के साथ वो मल्टीप्लाई होगा। ओके, अब इसके बाद ये एज इट इज आ जाएगा क्योंकि हमें सिर्फ ऑक्सीजन के एटम बैलेंस करने हैं पहले, तो वो बैलेंस्ड है। यहाँ पर 4, यहाँ पर 4। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। अब स्टेप 4 में आपको नेक्स्ट एलिमेंट्स के लिए बैलेंसिंग करनी है। तो इसमें हमने सिलेक्ट किया हाइड्रोजन। इनिशियली यानी रिएक्टेंट साइड पे 4H2O हो गया। पहले सिर्फ H2O था तो 2 एटम थे, पर अब क्या है, यहाँ पर 8 हो गए। 4 × H2, 2 एटम तो पहले ही थे, अब उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 हो गए। प्रोडक्ट साइड में सिर्फ 2 ही एटम थे, तो अब हमने क्या करा, 8 यहाँ पर था तो अब हमें यहाँ पर 8 बनाना है। तो हम कैसे करेंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, Fe प्लस 4H2O एज इट इज पहले लिखा था, यहाँ Fe3O4 एज इट इज, और 4 हाइड्रोजन जो हमने अभी बैलेंस किया वो लिख देंगे। इसको अंडरलाइन इसलिए करना है क्योंकि आगे हो सकता है कि और कोई बैलेंसिंग हमें वापस करनी पड़े। फॉर एग्जाम्पल अभी तो एक सिंपल इक्वेशन है, बट हो सकता है कि आगे हमें कोई ऐसी इक्वेशन मिल जाती जहाँ पर सिर्फ यहाँ ऑक्सीजन नहीं होता और कोई और भी कंपाउंड ऑक्सीजन का बन रहा होता, तो हमें दोनों साइड बैलेंसिंग करनी पड़ती। बट अगेन विथ प्रैक्टिस यू बिकम मास्टर एट इट। नाउ स्टेप 5 में जो हमारी लास्ट एलिमेंट है उसको बैलेंस कर देंगे। अगेन क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, कुछ में सिर्फ 2 एलिमेंट होंगी, कुछ में 3 होंगी, कुछ में 4 भी हो सकती हैं। तो आपको प्रैक्टिस करनी है और मैं अभी आपको इस सीरीज में अपने क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है, नाउ बैलेंस एटम्स ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट। एटम्स ऑफ Fe अगेन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इनिशियली सिर्फ एक एटम था, यहाँ पर Fe3O4 में उसके 3 एटम हो गए। ओके, फिर हमने क्या करा, 1 था, इसको 3 बनाना है तो 1 × 3 कर दिया, प्रोडक्ट एज इट इज रहा। अब बस यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 Fe हो जाएगा, यहाँ भी 3 एटम्स हैं, तो ये बैलेंस हो गई। अब स्टेप 6, चेक बैलेंसिंग ऑफ द ओवरऑल इक्वेशन। अब आपको ये चेक करना है कहीं हमने कोई बैलेंसिंग में गलती ना कर दी हो। ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, काउंट कर लेंगे। 3 एटम्स ऑफ Fe, 3 एटम्स ऑफ Fe, 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 8 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 8 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ये पूरी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई है। स्टेप 6 डन। स्टेप 7 ये बहुत ही अंडररेटेड स्टेप है, पर ये इंपॉर्टेंट स्टेप भी माना जाता है। कभी कभार जब आपके बोर्ड्स में फुल मार्क्स बन रहे होते हैं या इवन स्कूल एग्जाम में, तो टीचर्स इस स्टेप को देखकर, इस आपको पेन पॉइंट को देखकर आपके मार्क्स डिडक्ट कर सकती हैं। ओके, तो इसको भी आप कर सकते हो याद। दैट इज राइट सिंबल्स ऑफ द फिजिकल स्टेट, दैट इज कि कोई एलिमेंट या कंपाउंड सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। फॉर एग्जाम्पल आयरन अपने सॉलिड स्टेट में थी तो हमने S लिख दिया, वाटर अपने गैसियस स्टेट में था तो हमने G लिख दिया, और फिर Fe3O4 जो हमें मिला वो सॉलिड था तो अगेन S लिख दिया, और हाइड्रोजन अगेन गैसियस फॉर्म में था, गैस लिख दिया। सो दैट इज इट फॉर द स्टेप्स ऑफ बैलेंसिंग। हाउएवर वेट फॉर अनदर मिनट। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊंगी जो आपकी बुक के इंटेक्स्ट क्वेश्चन में ही है, तो एक बार आप वो देख लीजिए, उसके बाद यू कैन डू द क्वेश्चन योरसेल्फ। आपकी बुक में क्वेश्चन है, राइट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड फॉर्म्स हाइड्रोजन क्लोराइड, दैट इज H2 प्लस Cl फॉर्म्स HCl। अब देखते हैं कैसे होगा। एलिमेंट है, पहले अगेन हमने फर्स्ट स्टेप लिया, अपने एलिमेंट LHS और RHS कर दिया। ओके, आप अगेन इसमें भी वो कर सकते थे बॉक्सेस डिमार्केट करने के लिए, बट इट्स बेटर नॉट टू डू इट। ओके, तो पहले हमने H और Cl इंडिविजुअली लिया, हाइड्रोजन के एटम्स LHS पे काउंट किए जो 2 थे, राइट हैंड साइड पे काउंट किया सिर्फ 1 था, क्लोरीन दोनों साइड पे 1 थे। अब हम पहले किसको बैलेंस करेंगे, एलिमेंट विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, तो इसमें तो ऑफ कोर्स वो हाइड्रोजन है, तो टेकिंग हाइड्रोजन
हाइड्रोजन एटम्स इनिशियली 2 थे, प्रोडक्ट में 1 थे। बैलेंसिंग के लिए हमें यहाँ पे दो है, तो प्रोडक्ट में 1 into 2 कर देंगे, ठीक है। तो अब वो बैलेंस होकर क्या हो जाएगा, 2HCl। अगेन इसमें भी नोट करिए कि हाइड्रोजन Cl पूरे कंपाउंड को 2 से मल्टीप्लाई करा है, ना कि H2Cl। ऐसा नहीं होता, जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे कंपाउंड के साथ ही लगेगा वो। नाउ अब यहाँ पर इससे बैलेंसिंग से क्या हुआ कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स बैलेंस हो गए, पर क्लोरीन अनबैलेंस है। यहाँ सिर्फ एक है और यहाँ पे 2 हो गए। तो अब हमें क्लोरीन को भी बैलेंस करना है। वो कैसे करेंगे, इनिशियली यहाँ पर 1 था और यहाँ पे 2 थे, 2 एटम थे, ठीक है। अब क्या करेंगे बैलेंसिंग के लिए, हम रिएक्टेंट साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट को अनचेंज रहने देंगे। तो बस H2 + 2Cl हो जाएगा और यहाँ पर 2HCl हो जाएगा। ये पहले से ही था, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्लोरीन बैलेंस हो गया। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अब आप मुझे इंडेक्स क्वेश्चन के इस क्वेश्चन के 2 अलग पार्ट्स हैं, उनकी भी बैलेंसिंग करके कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करेंगे। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो भी उससे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। थैंक्स अ लॉट।